आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 4 नवंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा पर आई सबसे बड़ी खबर, परमानेंट कब्जे का ड्राफ्ट पेश, अमेरिका चलाएगा गजा की हुकूमत। वीडियो में देखिए अहम डिटेल्स। गजा में कुछ वक्त के लिए आए खुशी के पल, इसराइल ने कुछ और फलस्तीनी कैदियों को किया रिहा। अमेरिका में शटडाउन की सूरत हाल हुई संगीन, अमेरिकी हवाई अड्डों पर हालात खराब। बदतरीन शटडाउन के बीच आज न्यूयॉर्क में होगा मेयर का इलेक्शन, सबकी नजरें ज़ोहरान ममतानी पर। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जाएंगे अमेरिका, क्या अब्राहम अकॉर्ड्स पर होगी डील? और यूक्रेन का रूस पर हमला, पेट्रोकेमिकल प्लांट को पहुंचा नुकसान। चलिए शो की शुरुआत करते हैं एक बेहद बड़ी और अहम खबर से। गजा पर अमेरिकी ठप्पा, अमेरिका की सील लगाने की चाल चल दी गई है। यूएन ड्राफ्ट में 2 साल की हुकूमत का प्लान बनाया जा रहा है और इन 2 सालों या इससे भी ज्यादा के लिए गजा पर हुकूमत करेगा कौन? अमेरिका। खबर को सही से समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में जो ड्राफ्ट घुसाया है वो गजा को एक तरह से अमेरिका और उसके यारों की मिलिट्री कॉलोनी बना देता है। यानी यूं समझिए कि अमेरिका की रैयत बन जाएगा गजा। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है, और एक्सियोस ने ब्रेक की है खबर। एक्सियोस की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप हुकूमत का ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के नाम पर गजा की हुकूमत और सिक्योरिटी दोनों 2 साल के लिए अमेरिका और उसके पार्टनर्स के हवाले करना चाहता है। यानी 2 साल की तो खुली हुकूमत गजा पर अमेरिका और उसके पार्टनर करेंगे। इस फोर्स को गजा की इसराइल और मिस्र से लगी सरहदें संभालने, सिविलियंस और ह्यूमैनिटेरियन जोन की निगरानी करने और नई फलस्तीनी पुलिस को ट्रेन करने का हक दिया जाएगा। यानी असली कंट्रोल रहेगा बाहर वालों के हाथ में। अमरीकी ड्राफ्ट में खुलकर यह लिखा गया है कि इंटरनेशनल फोर्स का मकसद गजा को डीमिलिटराइज करना है, हमास को निहत्था करना है, हथियारों को तबाह करना है और किसी भी मिलिट्री या रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़े नहीं होने देना है। यानी साफ साफ बात है, हमास की जड़ काटो, रेजिस्टेंस को कुचलो और गजा को काबू में रखो। बिल्कुल मलाई लपटी सॉफ्टी टाइप का गजा होना चाहिए। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि यह इंटरनेशनल फोर्स मिस्र और इसराइल से मिलकर काम करेगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मिशन यानी एडिशनल मिशन भी संभालेगी। यानी जो भी अमेरिका कहेगा वही होगा। सबसे बड़ा धमाका इस ड्राफ्ट में यह है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ट्रांजिशनल गवर्नेंस का दर्जा दिया गया है। यानी वही हुकूमत तय करेगा, बोर्ड अमेरिका वाला वही पैसे और डेवलपमेंट की डोर खींचेगा जब तक कि फलस्तीनी अथॉरिटी सुधर ना जाए। क्या है सुधरने में? यानी सब कुछ ट्रंप के हाथों में होगा और फलस्तीनियों की हुकूमत बस नाम की होगी। सीधी जबान में कहें तो गजा को आज़ादी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल हुकूमत मिलने जा रही है और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसे कहा जाएगा स्टेबलाइजेशन प्लान। आसान लफ्जों में आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं। यूएस वेबसाइट यानी अमेरिका की जो वेबसाइट एक्सियोस है उसके मुताबिक अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कई मेंबर्स को एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजा है जिसमें गजा में इंटरनेशनल फोर्स तैनात करने का प्लान है, कम से कम 2 साल के लिए। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दिनों में इस ड्राफ्ट पर यूएन में डील डिप्लोमेसी चलेगी और जनवरी तक पहले फौजियों का जत्था गजा में उतारने की तैयारी है। अमरीकी अफसर के हवाले से एक्सियोस ने लिखा, ये फोर्स, सुनिएगा अमरीकी अफसर ने क्या लिखा है, अमरीकी अफसर के हवाले से एक्सियोस ने, ये फोर्स पीस कीपिंग नहीं बल्कि एनफोर्समेंट फोर्स होगी। यानी नाम भले इंटरनेशनल रखा गया हो, काम होगा कब्जे को परमानेंट बनाना। यानी मामला साफ है, अमेरिका गजा को सिक्योरिटी के नाम पर कंट्रोल करने की पूरी तैयारी में है। लफ्जों में जिसे पीस मिशन कहा जा रहा है, हकीकत में वो कब्जे की नई स्क्रिप्ट है, नई पटकथा है। अगर गजा पर अमेरिका का कब्जा हो गया या फिर हुकूमत हो गई, संभाल ली उन्होंने 2 साल के लिए, तो फिर उसका आज़ाद हो पाना मुश्किल होगा ऐसा लगता है और ट्रंप उसे मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाकर ही दम लेंगे। यूं समझ लीजिए कि गजा को कब्जाने का जो ख्वाब था वो पूरा तो हो रहा है, दूसरे रास्ते से सही।
भले दूसरे मुल्कों के फौजियों की मौजूदगी में सही। अपनी फौज को गजा से बाहर रखा है, लेकिन चंद किलोमीटर दूर वो जो दीवार है बीच में कब्जे की, जो गजा के और फ़लस्तीन के इलाके कब्जा हुए हैं इसराइल, उस दीवार के उस पार कब्जे वाले इलाकों में एक हेडक्वार्टर बना है। वहाँ से अमेरिका सब पे नज़र रखेगा। इतनी दूर 200 फौजी, 200 या 2000 पता नहीं, कह तो जा रहे हैं 200, और इधर अमेरिका के ऑफिशियल्स अंदर। किसी के भी फौजी अंदर आ जाए इंटरनेशनल फोर्स के नाम पर, भोकाल रौला किसका चलेगा? पापा शेंगो का। समझ रहे ना? अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। फ़लस्तीनियों के लिए छोटी सी मगर एक अच्छी खबर आई है। इसराइल ने हमास के साथ जंगबंदी के मुआहदे के तहत 5 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। इस फैसले से गजा में कैदियों के ख़ानदानों को कुछ राहत मिली है। पीर की रात इन कैदियों को रिहा किया गया और उन्हें मेडिकल जाँच के लिए देर अल-बलाह के अल-अक्सा अस्पताल ले जाया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्टर हिंद खुदरी के मुताबिक अस्पताल के बाहर कैदियों के अहले खाना जमा थे। कुछ अपने प्यारों से मिलकर खुशी के आंसू बहा रहे थे, जबकि कुछ अब भी अपने लापता रिश्तेदारों की खबर का इंतज़ार कर रहे थे। रिपोर्टर ने बताया कि जंग बंदी शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब इसराइल ने ऐसे फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है जिनके बारे में पहले कोई तफसील नहीं दी गई थी। दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि अब भी हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली जेलों में बंद हैं। इनमें से कई पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है। बिना ट्रायल के इन्हें जेलों में ठूस कर सालों से बंद रखा गया है। इसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने नाइंसाफ़ी करार दिया है, लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की सुनता कौन है? आईसीसी की सुनता कौन है? दुनिया सुनती है अमेरिका की, और अमेरिका सुनता है इसराइल की। सऊदी अरब के वली अहद यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें MBS भी कहते हैं, वो इस माह के आखिर में US जा रहे हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन DC में वहाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी सरकारी मुलाकात तय है। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने इस बात की तस्दीक की है कि ये मोहम्मद बिन सलमान का 7 साल में दूसरा दौरा वाशिंगटन होगा। खबर रसा इदारे यानी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये मुलाकात 18 नवंबर को तय की गई है। इससे कबल मुख्तलिफ ज़राए ने वली अहद के मुमकिना दौरे की इत्तला दी थी। हमने भी इस बारे में आपको बताया था, लेकिन अब सब कन्फर्म है। तब भी यही तारीख आई थी। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ ममालिक पर जोर दे रहे हैं कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हों। ये प्रेशर सऊदी अरब पर भी है। याद रहे कि साल 2020 में ट्रंप इंतज़ामिया ने यूनाइटेड अरब अमारात, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ये मुआहदे करवाए थे, अब्राहम अकॉर्ड्स साइन करवाए थे। हालांकि सऊदी अरब का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात तभी कायम किए जाएंगे जब फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत बनाने का वाज़ेह लाहे अमल सामने आए। यानी फ़लस्तीन की आज़ादी की बात सऊदी अरब करता है, जबकि ऐसी कोई बात अमेरिका नहीं करते। लेकिन जब इन दोनों मुल्कों के सरबराह बात करेंगे तो क्या इसराइल को ऑक्सीजन मिलेगी? अब्राहम अकॉर्ड साइन होंगे? अगर सऊदी अरब ये करता है तो उसकी और मिट्टी पलीत हो जाएगी, दुनिया भर में और थुतू होगी। हवा में उड़ने वाले अमेरिका में अमेरिकन ही हवा में नहीं उड़ पा रहे हैं। हाँ, क्या बात है। सुपर पावर का डोल हल्के हल्के पट रहा है। अमेरिका में अब शटडाउन की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। जहां आम लोग शटडाउन की वजह से परेशान हैं, वहीं अब शटडाउन का असर अमेरिकी हवाई अड्डों पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि मुलाजिमीन काम पर नहीं आ रहे हैं। अब जब आएंगे नहीं काम मुलाजिम करने वाले, तो फिर काम कैसे होंगे? टिकट कैसे होगा? सामान कैसे लोड होगा? और जहाज़ कैसे उड़ेंगे? अमेरिका के हवाई अड्डों पर बड़ी तादाद में फ़्लाइट्स या तो डिले हो रही हैं या कैंसिल करनी पड़ रही हैं। इसकी वजह यह है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की गैर हाज़िरी बढ़ रही है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के मुताबिक सरकारी शटडाउन काफ़ी अरसे से जारी है, जिसकी वजह से ये अमला शदीद दबाव और थकान का शिकार है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वो जो टावर पे बैठ के देखते हैं कौन सा उतर रहा है, लैंड कौन टेक ऑफ करने वाला है, सबको रनवे बताते हैं, ये वो वगैरह। जुमे से इतवार के दरमियान ही पूरे अमेरिका में 16,700 से ज़्यादा फ़्लाइट्स देरी का शिकार हुई। 2,282 फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। ये सुपर पावर का हाल है। पीर को भी ताख़ीर जारी रही। सिर्फ कल ही के दिन 4,000 से ज़्यादा परवाज़ें यानी फ़्लाइट्स डिले और 600 कैंसिल हुई। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले हवाई अड्डे शिकागो, डलास, डेनवर और न्यूयॉर्क के हैं।
वाज़ेह रहे कि अमेरिका में तकरीबन 13,000 एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं जो अहम अमला करार दिए गए हैं, इसीलिए वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। अमेरिका में तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब ज़्यादा अमले के बीमार होने या गैर हाजिर रहने की वजह से FAA ने हवाई ट्रैफिक को कम कर दिया है ताकि फ़्लाइट्स की हिफाजत बरकरार रखी जा सके। और अब बात ज़ोहरान ममदानी की, वही ज़ोहरान ममदानी जिसने अपनी इलेक्शन मुहिम से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। ज़ोहरान ममदानी के लिए सब कुछ ऑस्टोरिया से यानी क्वींस न्यूयॉर्क से शुरू होता है और वहीं ख़त्म होता है। वही इलाका जहां वो पिछले 5 साल से रियासती असेंबली के रुकन की हैसियत से आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जहां उन्होंने जून में मेयर की डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्शन में गैर मुतवक्के कामयाबी के बाद अपनी पहली आवामी तकरीर की थी। आज न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन है। इलेक्शन से एक दिन पहले यानी कल शाम 34 साल की ममदानी ने अपनी आखिरी इंतखाबी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अपने 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर से खिताब करते हुए कहा कि अपनी पूरी ताकत झोंक दो, यही वो हाथ हैं जिन्होंने हमें इस तारीख़ी लम्हे तक पहुंचाया है। हम ये दिखाएंगे कि अगर आप आम मेहनत कश आवाम से के लिए लड़ें तो अपने शहर की सियासत को बदल सकते हैं। वो आम लोगों की, आम आदमी की बात करते हैं और बात है केजरीवाल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे दोस्तों कि चंद घंटे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा था कि न्यूयॉर्क के लोगों को कम्युनिस्ट के बजाय एक बुरे डेमोक्रेट को चुनना चाहिए। दरअसल ट्रंप बार बार डेमोक्रेटिक सोशल ममदानी को कम्युनिस्ट कहकर बुलाते हैं, लेकिन ये अपने आप में संयोग है। हैरान करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है और जो बाइडेन की पार्टी या ओबामा की पार्टी जो डेमोक्रेट है उसके मेयर रह चुके बंदे को वो ज़ोहरान ममदानी के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। यही सियासत का खेल है। इसी सिलसिले में इसी ज़मीन पर एक और ख़बर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क सिटी के इंतखाबात से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर बयान दिया कि वोटरों के पास दर हकीकत कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो आज़ाद उम्मीदवार और साबिक डेमोक्रेट गवर्नर एंड्रयू कोमो को वोट दें। हालांकि माजी में यही कोमो डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के दौरान ट्रंप के बड़े मुखालिफ रहे थे, लेकिन ममदानी ज़्यादा बड़ा दुश्मन लग रहा है ट्रंप को। ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा आपको उन्हें वोट देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो शानदार काम करेंगे। कोमो उन्होंने डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर तनकीद करते हुए पेशगोई की कि अगर ममदानी जीत गए तो अमेरिका के सबसे बड़े शहर का ज़वाल यकीनी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए ये एक इंतहाई नामुमकिन होगा कि वो न्यूयॉर्क सिटी को कोई फेडरल फंड्स भेजे। मतलब ट्रंप कह रहे हैं अगर ममदानी को जिता दिया ना न्यूयॉर्क वालों तो फंड नहीं भेजेंगे, तुम्हारे यहाँ काम नहीं होंगे, नाली वाली साफ नहीं होगी, झाड़ू नहीं लगेगी, आएंगे नहीं सुबह म्यूनसिपैलिटी वाले, समझ लेना गटर भर जाएंगे और तुम्हें बड़ी दिक्कत होगी। तो ये भी एक तरीका है किसी के वोट रोकने का। कहते ना साम दाम दंड भेद, समझाया बुझाया ललचाया फिर सजा दी। बढ़ते आगे। नाइजीरिया ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका की किसी एक तरफा फौजी कार्रवाई को कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत ने ऐलान किया कि किसी भी गैर मुल्की फौज को नाइजीरिया की ज़मीन पर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बयान उस वक्त आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में मजहबी जुल्म सितम के मसले पर कार्रवाई की धमकी दी थी। कहा था कि ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, उनका कत्ल गारत हो रहा है और हम इसे रोकने के लिए अपनी फ़ौज उतार सकते हैं। नाइजीरिया का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई मदद करना चाहता है नाइजीरिया के ईसाइयों की तो वो फौजी साजो सामान, हथियार और इंटेलिजेंस कॉपरेशन के जरिए हमारी मदद करे, ना कि अमेरिकन फौज भेजकर। याद है कि ट्रंप ने हफ्ते के रोज नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न करार दिया था और कहा था कि वहां ईसाइयों की हिफाजत के लिए मुमकिन फौजी कार्रवाई की जा सकती है। यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में रूस के एक शहर स्टेरलितामार्क में वाक़ पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचा है। हमले के नतीजे में पानी साफ करने के एक हिस्से की इमारत गिर गई, लेकिन किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। ये प्लांट बशकोरतोस्तान के इलाके में वाक़ है, जो यूक्रेन की सरहद से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर यूराल पहाड़ों में है। इलाके के गवर्नर ने टेलीग्राम पर बताया कि फैक्ट्री की कार्रवाइयां बगैर रुके जा रही हैं और हमले में शामिल दोनों ड्रोन तबाह कर दिए गए। लेकिन ये जो 1500 किलोमीटर अंदर जाकर रूस में मार किए यूक्रेन के ड्रोन ने, ये बताता है कि यूक्रेन के पास बहुत ज़बरदस्त ड्रोन है और यूक्रेन ने अपनी स्ट्रैटेजी भी अब बदल दी है कि सिर्फ जंग सरहद पर नहीं होगी बल्कि अंदर तक घुसेंगे, जहाँ पर तुम बहुत इत्मीनान से बैठे हो कि यहाँ कोई हमला नहीं होगा।
یہ وار کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.